हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज 6 जून है। सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, मजा आएगा आप सभी को। पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का देखें। हाल ही में खीचन और मेनार वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये दोनों प्लेस भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो खीचन वेटलैंड और सेकेंड है मेनार वेटलैंड। ये दोनों देखने को मिलेंगे भारत के राजस्थान राज्य में। दोनों ही प्लेसेस को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। आर्द्र भूमियां जो होती है ना, उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जा सकता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। अभी तक इंडिया में 89 रामसर साइट थे। 2 और जुड़ जाते हैं, खीचन राजस्थान के फलोदी में और मेनार राजस्थान के उदयपुर में। इन दोनों को मिलाकर अब रामसर साइट की संख्या हो जाती है इंडिया में कितनी? 91। आपको पता है फरवरी 2025 में इसी साल 4 रामसर साइट जोड़ी गई थी। उसके पहले 85 थी। 5 जो जुड़ी वो कौन कौन सी? सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की ही थैरतगल बर्ड सेंचुरी। 2 ये हो गई। एक खेचे ओपलरी वेटलैंड है सिक्किम में। सिक्किम की पहली रामसर साइट बना फरवरी 2025 में। उधवा झील झारखंड में, झारखंड की पहली रामसर साइट। तो ये 4 प्लेसेस जोड़े गए थे रामसर साइट में और रामसर साइट की संख्या हो गई थी 89। अब 2 और जोड़े गए, खीचन और मेनार, और अब रामसर साइट की संख्या हो जाती है इंडिया में 91। दोनों जो लेटेस्ट जोड़े गए वो किस राज्य में है? क्वेश्चन हमारा ये था, राजस्थान में। सबसे ज्यादा रामसर साइट हमको पूरे वर्ल्ड में यूके में देखने को मिलती है, 176। सेकेंड पर आता है मैक्सिको, जिसमें रामसर साइट की संख्या है 144। इंडिया में वर्तमान में 91 रामसर साइट है, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा। और इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? क्वेश्चन ये आता, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्तमान में 20 रामसर साइट देखने को मिलती है। आपको पता है जो रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है ना, एक्चुअल में एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक संधि है। 1971 में ईरान के रामसर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहीं से यह नाम निकल के आया है रामसर का। किसी भी आर्द्र भूमि को जब संरक्षित किया जाता है तो उसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था रामसर सम्मेलन, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित। 172 देशों ने इसे स्वीकार किया है, जिसमें इंडिया भी एक देश है, 172 में। सेकेंड क्वेश्चन, लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन 2 लैंग्वेजेस को पहली बार लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है? भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने हाल ही में लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2025 को अपनी मंजूरी दी। इसमें लद्दाख की 5 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू ये तो पहले से ही लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन 2 और जोड़ी गई, भोटी और पुर्गी। आंसर भी हो जाएगा। तो लद्दाख की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में 2 जो जुड़ी है अभी नई, 3 तो पहले से थी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। 2 जो जुड़ी, भोटी और पुर्गी लैंग्वेज है। इसमें हम भोटी लैंग्वेज की बात करें तो यह लेह में बोली जाती है, लद्दाख के एरिया में। और पुर्गी लैंग्वेज की बात करें तो ये कारगिल रीजन में काफी फेमस है। थोड़ा बहुत वेरिएशन है, थोड़ी बहुत विविधता देखने को मिलती है। तो ये 2 और लैंग्वेजेस जुड़ी है। लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2025 को द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अप्रूव किया है। तो लद्दाख की वर्तमान में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई? ये हो गई 5। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर यूटी बना था। जम्मू कश्मीर एक यूटी बना, लद्दाख एक यूटी बना। भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। लेह कैपिटल है और वर्तमान में यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर हैं बीडी मिश्रा। डन। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए जीएस के 10,000 वन लाइनर यहां पर अवेलेबल है। पीडीएफ फॉर्म में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सीजीएल या सीएचएसएल एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, है ना, इन सब्जेक्ट पर नॉर्मली स्टूडेंट जो होते हैं स्कोर कर ले जाते हैं, लेकिन जीएस बहुत ही ज्यादा बड़ा है।
तो यहां पर आप इस 10,000 वन लाइनर को ज्वाइन कीजिए, यहां से आपके जीएस के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ओके, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी ये आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपको हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। चले अगले क्वेश्चन पर। 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? पहले आंसर ले लेते हैं, फिर बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या, किस इंडिकेटर्स के आधार पर निकाला जाता है, कौन निकालता है, ये सब हम बाद में देखेंगे। 2025 में हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया और इंडिया को इस बार 10वीं रैंक पर रखा गया है, 10th रैंक पर। 67 देशों को यहां पर रैंक दी गई है और 67 कंट्रीज में इंडिया को रैंक दी गई है 10वीं। अच्छा, पहले हम इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर आएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अलग अलग देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कितना अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं, इस आधार पर इस इंडेक्स में किसी भी देश को रैंक दी जाती है, अंक दिए जाते हैं और उसके आधार पर रैंक दी जाती है ना। कोई भी देश क्लाइमेट चेंज पर कितने एफर्ट्स डाल रहा है इस आधार पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ओके, कितना सीरियसली ले रहा है क्लाइमेट चेंज को और उसके लिए कितनी अच्छी पॉलिसीज बना रहा है। नॉर्मली क्या होता है, 3 बड़े संगठन हैं जर्मनी के जो कि मिलकर इस रिपोर्ट को निकालते हैं। एक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जो कि एक इंटरनेशनल जर्मनी का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त रूप से मिलकर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी करते हैं। 4 अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर, क्राइटेरियाज के आधार पर तैयार किया जाता है ये इंडेक्स। कौन कौन से? ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्रीन हाउस को रोकने के लिए, गैसेस को रोकने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई देश ने कितना अच्छा काम किया। रिन्यूएबल एनर्जी यूज कितना ज्यादा कर रहे हैं, एनर्जी यूज कितना कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, एनर्जी एफिशिएंट तरीके से काम हो रहा है या नहीं। क्लाइमेट पॉलिसी किसी भी देश की कैसी है, कितनी ज्यादा अच्छी है, सिंपल है। इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब 2025 के इंडेक्स में 67 कंट्रीज में इंडिया को दिया गया है 10th रैंक, 10वीं रैंक। लास्ट ईयर जब इंडेक्स आया था 2024 में, तब इंडिया 7वीं रैंक पर था। अब रैंक गिरी है और रैंक हो गई है 10वीं। टॉप रैंक पर है डेनमार्क। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज कि टॉप 3 देशों पर किसी भी देश को रैंक नहीं दी गई, क्योंकि इस इंडेक्स में जो भी क्राइटेरिया है उसके आधार पर जो टेबल निकाली गई उसमें यह माना गया कि भाई किसी भी देश ने इतना अच्छा काम नहीं किया है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि टॉप 3 में उनको जगह दी जाए। तो टॉप 3 की जो रैंक है वो खाली खाली छोड़ी गई और डेनमार्क को दिया गया है 4थे नंबर पर रैंक। तो डेनमार्क ही टॉप पर है, हालांकि 4थी रैंक है। फिर 5वीं रैंक पर है नीदरलैंड और 6ठी पर है यूनाइटेड किंगडम। इंडिया को 10वीं रैंक पर रखा गया, पिछले साल 7वीं रैंक थी। 67 कंट्रीज में अगर सबसे लास्ट रैंक देखें तो ये ईरान की है, सबसे लास्ट रैंक। ठीक है, लास्ट 3 में ईरान, फिर सऊदी अरब और फिर यूएई, तो सबसे लास्ट में है ईरान। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हर साल निकाला जाता है। पहली बार इसे जारी किया गया था 2005 में। 3 ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता चुका हूं जो कि मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सोकोट्रा द्वीप कहां स्थित है। सोकोट्रा आइलैंड की बात करें तो ये हमको इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है। अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछे तो अरब सागर में, अरेबियन सी या अरब सागर में। यहां पर क्वेश्चन हमारा देश से है कि किस देश का द्वीप है, तो सोकोट्रा द्वीप देखने को मिलता है यमन का। आंसर भी, लोकेशन देखो, आप यहां पर आएंगे तो आपको ये यमन देखने को मिलेगा पश्चिम एशिया में, और यमन के दक्षिण में गल्फ ऑफ अदन देखने को मिलेगी, अदन की खाड़ी। इसके पूर्व में आएंगे तो ये सोकोट्रा द्वीप है। ओके, ये अरेबियन सी है, हिंद महासागर बोल ले या अरब सागर, तो इसमें हमको सोकोट्रा द्वीप देखने को मिलता है। आपको पता है इंटरेस्टिंग ये है कि ये है तो यमन का, लेकिन यहां पर जो इन्फ्लुएंस है ना वो यूएई का बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या हुआ कि यूएई और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर
एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम शुरू किया है ताकि इस द्वीप पर जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनमें कुपोषण को रोका जा सके। तो 2 साल के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया है यूएई और डब्ल्यूएचओ ने। किस द्वीप पर? तो यह है सोकोट्रा आइलैंड। यमन का आइलैंड है, कंट्रोल यमन का है, लेकिन इन्फ्लुएंस यूएई का देखने को मिलता है। किस महासागर में? तो इंडियन ओशियन। और किस सागर में है? तो अरब सागर में। ठीक है। सोकोट्रा आइलैंड एक बायोडायवर्सिटी रिच आइलैंड है। बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता बहुत ज्यादा है, इसीलिए 2008 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जा चुका है। कब? 2008 में। यमन से 340 किलोमीटर की दूरी पर है। इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है यूएई का। हमसे तो यह पूछा जाएगा कि द्वीप किसका है, तो यह यमन का है। यमन एक पश्चिमी एशियाई देश है, अभी मैंने आपको बताया। कैपिटल है सना। रियाल यहां की ऑफिशियल करेंसी है। पीएम के पद पर सलेम सलाह बिन बराक या बरीक देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंट के पद पर हैं राशिद अल अलीम यमन में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। यह हर साल मनाया जाता है 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। उद्देश्य क्या है ना? फूड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस को प्रमोट करना, और इसके अलावा जो खाद्य जनित बीमारियां हैं उसे रोकने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना, यह मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाए जाने का। सेफ फूड को, जो अच्छा फूड है ना, ताजा फूड है, उसको प्रमोट करना। और भाई जो खाद्य है ना, उसके कारण बीमारियां भी हो सकती है, खाद्य जनित बीमारियां। थोड़ा सा अगर फ्रेश नहीं है खाना फूड, तो उसके कारण जो बीमारियां होती है ना, उसके प्रति लोगों को अवेयर करना वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस डे को मनाया था। 2018 में अनाउंस किया गया था, 2019 में पहली बार मनाया गया, और अब 2025 में मनाया गया। कल मनाया जाएगा, कितनी तारीख को? 7 जून को। 2025 की थीम की बात करें तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है। डब्ल्यूएचओ के बारे में नॉर्मली आपको मैंने काफी बार बताया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हेल्थ के सेक्टर में यह काम करता है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है। 194 कंट्रीज वर्तमान में जो यूएनओ की मेंबर है, वो डब्ल्यूएचओ की भी मेंबर है। टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेसस वर्तमान में संस्था के अध्यक्ष हैं। अब यहां पर बात होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो यूनाइटेड नेशन की संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी के लिए काम करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इटली के रोम में देखने को मिलता है, और क्यू डोंग्यू वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। यहां पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को हो गया। एक डे मैंने आपको लास्ट मंथ बताया था, वर्ल्ड हंगर डे, विश्व भूख दिवस। यह मनाया जाता है 28 मई को, और एक वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, कंफ्यूज मत होना। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की बात करें 7 जून, और वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, और वर्ल्ड हंगर डे 28 मई। आगे आएंगे। मानद रैंक पदोन्नति योजना किसके नेतृत्व में शुरू की गई है? तो ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम, इसे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत अमित शाह के नेतृत्व में हाल ही में शुरू किया गया। उद्देश्य की बात करें तो भारत में जो असम राइफल्स है ना, हमारा एक सुरक्षा बल, और एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स मतलब सीएपीएफ, इन दोनों के लिए एक पदोन्नति की योजना है। दोनों के लिए पदोन्नत करना, प्रमोशन से संबंधित एक योजना है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में इस स्कीम को लॉन्च किया है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसे चलाया जा रहा है। स्कीम का उद्देश्य सुनो। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल, इनके ऐसे व्यक्ति जो कि कांस्टेबल,
से सब कांस्टेबल तक की पोजीशन पर है। जब वे रिटायर होंगे तो उनको एक रैंक ऊपर की देकर रिटायर किया जाएगा। ओके, मतलब एक ऑनररी रैंक दी जाएगी, एक रैंक ज्यादा की पोजीशन दी जाएगी जब वो रिटायर होंगे। नहीं समझ में आया? देखो, रिटायरमेंट के समय अगर कोई कांस्टेबल है और रिटायर होने वाला है मान लो आज, तो उसको जो रैंक दी जाएगी ना रिटायरमेंट के समय उसी दिन, वो दी जाएगी हेड कांस्टेबल की पोजीशन, और हेड कांस्टेबल रैंक पर उसे रिटायर किया जाएगा, तो एक रैंक ऊपर रिटायर किया जाएगा। हालांकि हेड कांस्टेबल को जो सुविधाएं मिलती है, वेतन, अलायंसेस, वो इन्हें नहीं दिया जाएगा, पर एक ऑनररी रैंक है जो कि दी जा रही है, मानद उपाधि जैसे बोलते हैं उस तरीके से। तो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के रूप में प्रमोट होगा और वो रिटायर हो जाएगा, तो ये ऑनररी रैंक है। तो स्पेशली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल के लिए ये योजना होम मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम। यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है सीएपीएफ में और असम राइफल में कि कौन किस रैंक पर आकर रिटायर होगा। अगर कोई हवलदार है तो वो वारंट ऑफिसर बन के असम राइफल में रिटायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद की रिटायरमेंट के बाद की सुविधा है ना, उसका हवलदार की ही मिलेगी। आगे वाली जो रैंक दी जा रही है वो केवल ऑनररी रैंक है। उम्मीद पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? 7 जून को, वैसे आज या कल में ये लॉन्च किया जाना है उम्मीद पोर्टल। इसे लॉन्च किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर के द्वारा। आंसर हो जाएगा आंसर ए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर मतलब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय उम्मीद पोर्टल को लॉन्च करेगा भारत में। आपको पता है 2025 में वक्फ बिल लाया गया था, उस वक्फ बिल के अंतर्गत ही अब उम्मीद पोर्टल को भी लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है समझो, वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करना है ना, डिजिटलाइज करना वक्फ प्रॉपर्टी को, प्रोसेस को, वक्फ से जुड़ी जितनी भी प्रोसेस है उनको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना और सभी वक्फ संपत्तियों का सही ढंग से मैनेजमेंट करना। तो इस पोर्टल में जो सुविधाएं दी जाएगी, 6 महीने के अंदर सभी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा इस पोर्टल पर, ताकि वो सरकार की निगरानी में हो। हर प्रॉपर्टी का मेजरमेंट, लोकेशन, जियो टैगिंग की जाएगी, और इसके अलावा हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जो कि वक्फ से संबंधित है। तो जो वक्फ बिल लाया गया था ना 2025 में, एक्चुअल में उस बिल को नाम ही उम्मीद बिल का नाम दिया गया है, और उसके तहत अब जो पोर्टल लाया गया है उसको नाम दिया गया उम्मीद पोर्टल। यहां पर यह भी प्रावधान है पोर्टल में कि अगर संपत्तियां महिलाओं के नाम पर है तो उन्हें वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। हालांकि जो महिला है वो बेनिफिशियरी हो सकती है, लेकिन महिलाओं की संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। आपको पता है 2025 का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उसका उम्मीद बिल उसको नाम दिया गया है क्योंकि उसका पूरा नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट, ये पूरा नाम था। शॉर्ट में इसको नाम दिया गया था उम्मीद बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को। ये अभी 1995 में संशोधन किया गया है। 1995 का जो वक्फ बिल था उसमें अमेंडमेंट करता है 2025 का ये नया वक्फ अमेंडमेंट बिल। देखिए, सबसे पहली बार अगर आजाद भारत में वक्फ बिल की बात करें तो सबसे पहली बार वक्फ एक्ट लाया गया था 1954 में। बाद में कई बार उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए, लेकिन जो बड़ा चेंजेस हुआ वो हुआ 1995 में। 1995 के द वक्फ एक्ट ने वक्फ एक्ट 1954 को पूरी तरीके से रिप्लेस किया। तो 1995 वाला ये चल रहा था, इसमें फिर एक बार अमेंडमेंट हुआ 2013 में। तो जो चल रहा था ना वो वक्फ एक्ट 1995 वाला था, उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में, और अब फाइनली 2025 में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट या उम्मीद बिल पास किया गया वो इसी एक्ट में संशोधन करता है, वक्फ एक्ट 1995 में। जब वक्फ एक्ट पास हुआ था तब मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी, आज हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। हम उम्मीद पोर्टल की बात कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा आज या कल में। नेशनल एग्रो आरी समिट 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, किस स्थान पर किया गया? नेशनल एग्रो आरी समिट
2025 की यहां पर बात करें तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया? नई दिल्ली, भारत की राजधानी। तो नेशनल एग्रो आरई समिट 2025 का आयोजन 4 जून को हो गया नई दिल्ली में। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया और भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया था। नेशनल एग्रो आरई समिट 2025 के उद्देश्य की बात करें तो एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी को एक साथ कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे हम एग्रीकल्चर में रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। किसानों की इनकम बढ़ाने में और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर यहां पर चर्चा की गई। स्पेशली एग्रीकल्चर मुद्दा था। इसके अलावा आरई की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, तो नाम हो गया नेशनल एग्रो रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2025। आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जिस संस्था ने आयोजन करवाया वो नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में या सोलर एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। आगे आ जाइए। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है या किस राज्य में किया गया? तो देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए 2 स्कीम है ये, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और सेकेंड है ग्रीन अडॉप्शन स्कीम। इन दोनों को ही लॉन्च किया है हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो हिमाचल के जो सीएम हैं वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने राज्य में दोनों ही स्कीम को लॉन्च किया और दोनों ही स्कीम हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से शुरू की गई। एक एक करके बात कर लेते हैं कि दोनों स्कीम का उद्देश्य क्या है। वैसे तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन किया क्या जाएगा? पहले है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। डैमेज जंगलों को फिर से हरा भरा किया जाएगा। जो बंजर भूमि है हिमाचल प्रदेश में उनको हरा भरा किया जाएगा। फलदार पौधे लगाए जाएंगे। स्पेशली हिमाचल प्रदेश का इससे ग्रीन कवर बढ़ेगा। लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनकी आय बढ़ाने में, स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब फलदार पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे फल देंगे, तो राज्य की जो स्थानीय निवासी है उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लोकल कम्युनिटीज को एक्टिवली शामिल किया जाएगा इस स्कीम में भाग लेने के लिए, ताकि पूरे राज्य में ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जा सके। तो एक तो हो गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और दूसरी है ग्रीन एडॉप्शन स्कीम। इस स्कीम के तहत जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो एडॉप्ट करेगा वन क्षेत्र को और वहां पर वृक्षारोपण के कार्य करेगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगा, भूमि का रखरखाव भी वही करेगा और ग्रीनरी को बढ़ाएगा, वृक्षारोपण करेगा। इससे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को यह फायदा होगा कि राज्य बहुत जगह पर उन्हें छूट देगी, बाद में टैक्स में, बिजनेस स्थापित करने में मदद करेगी और दूसरे छूट देगी। तो दोनों स्कीम किसकी है? हिमाचल प्रदेश राज्य की। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान में गवर्नर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम के पद पे हैं। यहां पर अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, विधानसभा की, तो 68 सीटें हैं, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीटें देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन, 2025 फीबा विमेंस एशिया कप का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये बास्केटबॉल है ना, बास्केटबॉल की एक कंपटीशन है महिलाओं का। 2025 फीबा विमेंस एशिया कप, इसका आयोजन इस साल किया जाने वाला है चाइना के शेंझेन नाम के शहर में। तो चीन में आयोजित किया जाएगा फीबा विमेंस एशिया कप, शेंझेन चाइना। टूर्नामेंट में 2 डिवीजन बनाए गए, एक डिवीजन ए है, एक बी है। इंडिया सेकंड डिवीजन में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, लेकिन यहां पर ये याद रखिएगा कि इंडिया ने अभी तक कभी भी फीबा विमेंस एशिया कप का खिताब नहीं जीता। तो फिर से हम पार्टिसिपेट करेंगे जुलाई मंथ में, 13 से लेकर 20 जुलाई तक इसका आयोजन होगा चीन के शेंझिन शहर में। 8 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। जो टॉप 6 टीमें होगी ना,
अंक तालिका में, मेडल टेली में जो 6 टीमें होगी वो 2026 के फीबा विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेगी डायरेक्ट। 6 टीमें। फीबा विमेंस एशिया कप की शुरुआत 1965 में हुई थी। ऑर्गेनाइज करवाता है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इसे ही शॉर्ट में फीबा के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर जो टीमें टॉप 6 होगी वो कहां पर क्वालिफाई करेगी? 2026 के फीबा विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप में। तो इसका जो आयोजन है वो जर्मनी में किया जाएगा 2026 में, है ना। फीबा विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। सितंबर मंथ में 20वां संस्करण है और 20 टीमें वहां पर पार्टिसिपेट करेगी। 6 कहां से आएगी? 6 आएगी फीबा विमेंस एशिया कप से। तो अभी चाइना में आयोजित होगा, लेकिन फीबा विमेंस एशिया कप क्योंकि 2 साल में एक बार आयोजित होता है, तो 2023 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। विनर रही थी चाइना उस वक्त और रनर अप रही थी जापान, और अब चाइना में आयोजित किया जाएगा। यहां पर अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, फीबा विमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, तो यह 2026 में जर्मनी में होगा। इसके पहले 2022 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसमें वर्ल्ड कप में विनर रही थी यूएसए और रनर अप रही थी चाइना। तो कंफ्यूज मत होना, एक बार रिवाइंड करके देख लेना, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो, तो एक बार फिर से देख लेना। 6 जून के यहां पर हमारे सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। आईपीएल 2025 के विनर टीम आरसीबी के कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार। 6 जून को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे। यह किस नदी पर स्थित है? चिनाब रिवर पर। विटोल्ड बांका को पुनः वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह किस देश से संबंधित है? तो यह है पोलैंड के रहने वाले। ली जे मियांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो ली जे मियांग प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं साउथ कोरिया के। 2025 से 2028 तक के लिए इंटरनेशनल प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये अध्यक्ष चुने गए हैं इंडिया। 2025 से 2028 तक इंडिया के पास अध्यक्षता है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 4 जून को। भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा नॉर्वे की कंपनी के साथ मिलकर। स्पेन के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस पुरस्कार 2025 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 के लिए यह अवार्ड दिया गया सेरेना विलियम्स को। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से और हेनरिक क्लॉसेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। दोनों प्लेयर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से आते हैं। माउंट एटना किस देश में स्थित ज्वालामुखी है? तो माउंट एटना हमको देखने को मिलेगा इटली में, इटली का ज्वालामुखी है। तो ये सारे क्वेश्चन कल के हो गए। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। सिल्क रूट किसके शासनकाल में सबसे अधिक सक्रिय था? तो सिल्क रूट कनिष्क के शासनकाल में सबसे ज्यादा सक्रिय था। मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र थी। और माउंट एल्ब्रुश की बात करें तो यह यूरोप में स्थित यूरोप की चोटी है, माउंट एल्ब्रुश के नाम से जानी जाती है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, हडसन नदी किस शहर से होकर बहती है? पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार पर हुआ था? और AR रहमान ने 2 ऑस्कर किस वर्ष जीते थे? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है एप्लीकेशन की भी और ऑफर ऑफ द डे की भी, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर जाकर आप PDF को कलेक्ट कीजिएगा आज के करंट अफेयर की। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।